एक बार एफआईजीआई के डेटा से शुरुआत करते हैं और उसके बाद देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो एफआईजीआई के डेटा में देखें तो 81 करोड़ की बाइंग एफआईज ने कल की और 330 करोड़ की बाइंग ने की। तो दोनों ही हल्के हाथ से बाइंग कर रहे हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईज लौटे हैं, सेलिंग या सेलिंग रुकी है, उनकी सेलिंग रुकना ही उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, किस तरह से ग्लोबल मार्केट काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो डाउ बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ कल। शंघाई, निकाई और कोस्पी यहाँ पर अच्छी बढ़त देखने के लिए मिल रही है और हैंसेक बिल्कुल फ्लैट है। एक बार देख लेते हैं कि आज टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स काउंटर में स्पाइस जेट आज काफी ऊपर है, 12% ऊपर है। पीजीईएल करीब 6.5%, वारी में करीब 6% का उछाल। हिंदुस्तान कॉपर स्ट्राइट सर्कुलर में 5 से 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर कौन से हैं। तो टॉप लूजिंग काउंटर जो है उसमें मार्चशिप करीब 6% नीचे है। आईटीआई में आज प्रॉफिट बुकिंग है। पारादीप फॉस्फेट, नेटवेब और वेब सोलर जैसे काउंटर है जहां पर की कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मार्केट में इस समय करना क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आईटी सेक्टर के नतीजे आ रहे हैं और आईटी सेक्टर के नतीजों पर ही पूरी मार्केट की दिशा और दशा तय रहेगी और उन पर देखना होगा कि हमें किस तरह से काम करना है। अविनाश सर, पहले मैं आपसे रिजल्ट्स पर ही जानना चाहूंगा आपका टेक। सर, क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आज टीसीएस के नतीजे हैं और टीसीएस के नतीजों पर जो रुझान है वो इस तरह का है कि रेवेन्यू में करीब 3% का जंप देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मुनाफे में हो सकता है कि 2 से 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिले। सर, योर टेक ऑन आईटी रिजल्ट्स? देखिए, मुझे लगता है कि नंबर्स थोड़े से मॉडरेट टू स्टेडी आएंगे। हालांकि ये क्वार्टर में कोई बड़ा बदलाव आएगा ऐसा लगता नहीं है, बट जो कमेंट्री आएगी विवेक वो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि देखिए इन्फोसिस ने तो एक बड़ा बायबैक 1800 रुपए में अनाउंस किया है। तो हमारा जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जो व्यू है, वो इन्फोसिस पे ज्यादा है, क्योंकि हमको लगता है कि मार्जिन और गाइडेंस में अगर होपफुली पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो स्टॉक में एक अच्छा रुझान आपको देखने को मिल सकता है। रही बात टीसीएस के ऊपर, तो टीसीएस में गाइडेंस तो ये लोग देते नहीं है, बट मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने की अपेक्षा है। तो दोनों स्टॉक्स में मुझे लगता है कि पॉजिटिव रवैया है, बट कमेंट्री आने के बाद एक थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आने वाला साल पैन आउट होने वाला है, क्योंकि जैसे ही इंपोर्ट टैरिफ्स का मसला सेटल होता है, मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी तेजी आईटी सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। तो नेट नेट आई थिंक जो निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी के लिए मेरे ख्याल से Q2 के रिजल्ट्स आने दीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री दीजिए, उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं। ठीक है सर। सर, कुछ ग्लोबल खबरों पर बात करते हैं। ग्लोबल खबरों में भारत के पक्ष में अमेरिकी कांग्रेस आ गई है और वहां के कुछ जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये जो टैरिफ भारत के साथ आपने लगाया वो गलत है पूरी तरह से, और इस निर्णय को जल्द से जल्द ठीक करें और भारत के साथ अपने रिश्तों को रिपेयर करें। सर, ये चीज तो डोनाल्ड ट्रंप को काफी लोग उनकी पार्टी के भी बोल चुके हैं, कांग्रेस में भी अब इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। इसको एक लॉबी का पार्ट माने कि भारत की तरफ से कुछ लॉबी हो रही है, या एक सिंपल ये है कि सही में वो लोग इंडिया को लेकर इतना सीरियस है कि वो इंडिया से रिश्ते सुधारना चाहते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना है तो कुछ लोगों का एक सहारा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप लोग लेटर लिखो ताकि मुझे यू टर्न लेने में आसानी हो। इसको किस तरह से देखें? क्या वो यू टर्न ले पाएंगे? सही में प्रेशर है या ये केवल टैक्टिस है? देखो विवेक, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई समझा नहीं सकता है। आई थिंक मेरे ख्याल से उनका मन बहुत जल्दी बदलता है, तो कहीं ना कहीं देखिए हमको एक आध महीना वेट करना पड़ेगा। होपफुली अगर दिवाली के टाइम पे ये खबर आती है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ गया है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, और ट्रेड रिलेशंस के लिए इंडिया के साथ दोस्ती बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इम्पोर्ट टैरिफ का जो मसला है वो डेफिनेटली पॉजिटिवली इंडिया के फेवर में ही आएगा, बट आई थिंक वो कब आएगा वो कहना मुश्किल है। तो डेफिनेटली वील हैव टू वेट एंड वॉच, बट होपफुली अक्टूबर का महीना के एंड में ये खबर आती है तो मेरे ख्याल से इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग, क्योंकि अभी इंडिया की टीम वहां पे नेगोशिएशन चल रही है, और अंदाजा है कि कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक अच्छा पॉजिटिव प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप साहब से आएगा, जो इंडिया को भी फेवर करेगा, यूएस को भी करेगा। तो ये हमको रुकना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो आप बता रहे कि वहां पे लोगों ने कहा है कि इंडिया के ऊपर थोड़ी कम सख्ती दिखाई जाए, तो ये क्लियर है कि वहां के जनता भी जानती है कि इंडिया से काफी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट होते हैं। तो वहां पे लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि चीजें महंगी होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
डेफिनेटली ये यूएस इकोनॉमी के लिए और भी डेफिनेटली प्रॉब्लमसम हो सकता है। तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली सिग्नल तो यही बता रहे हैं कि कोई ना कोई अच्छा नतीजा बहुत जल्द हमको मिलने वाला है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है मार्केट में। और देखिए, जो पूरा मार्केट अभी तक एक रेंज में रहा है, फंसा हुआ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यूएस टैरिफ ही रहा है। और यूएस टैरिफ पर अब यूएस के ही लोग थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप से रास्ता अपना अलग कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। एफआईएस की वापसी, अविनाश सर, इसको कितना भरोसेमंद माना जाए? क्योंकि 2 दिन थोड़ी सी बाइंग की है। परसों तो चलिए 1400 की रेंज में 1400 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करके ले गए थे एफआईएस, लेकिन कल केवल 81 करोड़ की बाइंग। मूड तो नहीं लग रहा उनका कि वो बहुत एग्रेसिव बाय कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग रुकना ही मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि एफआईआई अभी ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं कि अभी इस लेवल पे अगर वो बेचते हैं तो मेरे ख्याल से वो काफी बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में लूज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जो अभी काफी अच्छी तरह से तैयार हो रहा है, क्योंकि ग्लोबली सारे मार्केट्स चले हैं, वैल्यूएशंस फेयर टू एक्सपेंसिव बने हैं, लेकिन इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एफआईआई को अभी शायद पता चला है कि कहीं ना कहीं वैल्यू तो बन रही है। अभी कितना मोमेंटम आता है वो देखना पड़ेगा, बट एक बात तो क्लियर है कि विवेक, जब ये मोमेंटम पॉजिटिव होगा तभी बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में पैसा आएगा और तभी बहुत ही बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से वी आर एट द एंड ऑफ द टनल। अभी मेरे ख्याल से एक आध महीना और उसके बाद कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि एफआईआई के फ्लो काफी सिग्निफिकेंटली इंडियन मार्केट्स में आएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एफआईएस की वापसी कहीं ना कहीं अभी भरोसेमंद नहीं है। अविनाश सर, ये जो एंजल वन, सीडीएसएल, बीएससी जैसे शेयर हैं, इन पर क्या करें? नहीं, देखिए, ये सारे शेयर जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड है, इसमें एक बात तो क्लियर है कि जो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडियन कैपिटल मार्केट्स की है वो काफी तगड़ी लग रही है। देखिए, अगर आप सीडीएसएल की भी बात करें तो ये बेसिकली फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स का एक प्राइम कैंडिडेट है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल निवेशित रहना है अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। तो कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। और एंजल वन की बात मैं करूं तो देखिए, जिस प्रकार से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, जिस प्रकार से कैपिटल मार्केट में नए आईपीओ आ रहे हैं, प्लस जो ब्रोकिंग बिजनेस इनका बन रहा है, मेरे ख्याल से ये भी एक लंबा रेस का घोड़ा है। बट क्लियरली आई मीन उन्हीं लोगों के लिए जो कम से कम 12 से 18 महीने का व्यू रखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक एक छोटी रेंज में रहे, लेकिन लॉन्गर टर्म में जरूर अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है। गोल्ड कीमतें सर $4000 के पार पहुंच गए हैं। 2 साल में गोल्ड 2000 से दोगुना हो गया है। इस साल 54% का रिटर्न गोल्ड में मिला है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। सर, गोल्ड कंपनियों में क्या करें? देखिए, आपने सही कहा कि सेंट्रल बैंक सारे गोल्ड खरीद रहे हैं और उसलिए गोल्ड की कीमतें भी बढ़ी है। और प्लस ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो रवैया है, इससे मार्केट में बहुत ग्लोबली अनसर्टेनिटी हुई है। अभी उस अनसर्टेनिटी को फैक्टर करने के लिए और उसको डिफेंड करने के लिए लोगों ने गोल्ड का सहारा लिया है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे होगा, जैसे मुथूट फाइनेंस है, मनप्पुरम है। इनके नॉट ओनली क्वार्टर 2 के नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन इनकी जो लोन टू वैल्यू का जो परसेंटेज है वो भी इंप्रूव होगा, क्योंकि देखिए ये ऐसे कंपनियां हैं जहाँ पे एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि एसेट जो मॉर्गेज होता है वो बेसिकली सोना होता है, और सोने में पैसा गंवाना बहुत डिफिकल्ट बात होती है। तो मुझे लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम ये दोनों ही ऐसे विकल्प है जो थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी में निवेशक थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी मुझे लगता है कि गोल्ड की जो अप ट्रेंड है वो लगातार चलेगी, और इसमें कोई डाउट नहीं कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज इनके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होंगे। सर, अदानी एंटरप्राइजेस को एक बूस्टर मिला है या नहीं, इस पर मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने कल किया है और अदानी ग्रुप इसको डेवलप कर रही थी। अदानी एयरपोर्ट के पास नवी मुंबई एयरपोर्ट का करीब 74% हिस्सा है और अदानी एंटरप्राइज की सब्सिडी है अदानी एयरपोर्ट। अदानी एयरपोर्ट के पास मुंबई का पुराना एयरपोर्ट भी है जिसको मैनेज करते हैं। कंपनी के पास कुल 8 एयरपोर्ट हैं जिनको अब मैनेज कर रहे हैं। 9 करोड़ पैसेंजर की क्षमता होगी अब जो नवी मुंबई एयरपोर्ट होगा। इसकी 19,650 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के जरिए करीब 1 लाख नौकरियां भी मिलेंगी। अभी फिलहाल फेज 1 ही शुरू होगा। दिसंबर से फ्लाइट उड़ने की पूरी तैयारी है। हालांकि एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो गया। मुंबई में अब दोनों एयरपोर्ट चलते रहेंगे, छत्रपति शिवाजी और नवी मुंबई एयरपोर्ट। अविनाश सर, कैसे देख रहे हैं अदानी ग्रुप के लिए
और जो दूसरी एयरपोर्ट कंपनी है लाइक जीएमआर एयरपोर्ट, उस पर कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, और जो पुराना हम मानते थे कि जय कॉर्प जिसका कि नवी मुंबई एयरपोर्ट से लेना देना था जमीन का, हालांकि वो इशू बीच में जब नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा था अभी पिछले करीब 6 महीने या 1 साल पहले, तो कुछ जमीन को लेकर भी उनको एक सेटबैक लगा था जिसकी वजह से काउंटर काफी तेजी से गिरा था। सर, इन तीनों पर आपकी राय? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एयरपोर्ट स्पेस तो बहुत ही अट्रैक्टिव स्पेस है, और अगर नजरिया आपका कम से कम 1.5-2 साल का है तो काफी अच्छा पैसा इस स्पेस में बनेगा। रही बात अडानी एंटरप्राइजेस की, तो देखिए इनके लिए तो वैल्यू अनलॉकिंग के लिए बहुत पोटेंशियल है। आने वाले सालों में हो सकता है कि ये एयरपोर्ट बिजनेस को अलग करे, उसकी वैल्यूएशन इनको अलग से मिलेगी, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल तो अडानी एंटरप्राइजेस के लिए बहुत बढ़िया है। रही बात जीएमआर एयरपोर्ट्स पे, तो ये भी हमको लगता है कि अगले 1.5-2 साल का नजरिया किसी के पास है तो इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एविएशन ट्रैफिक इंडिया में बढ़ रहा है, इंडिया अभी ग्लोबली सेकंड या थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एविएशन के लिए। और जिस प्रकार से अभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैवल से ट्रैवल करने का मौका और मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले जो कंपनियां हैं, इनको तो डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि ये बिजनेस काफी लॉन्ग जेस्टेशन होता है। इसमें जेस्टेशन के बाद ही आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो निवेशकों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म बेट्स नहीं है, बट कम से कम 1.5-2 साल कोई अगर निवेशित रहना चाहता है तो डेफिनेटली ये एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छा वैल्यू क्रिएशन आगे दे सकता है। ठीक है। सर, इस पे एक और चीज जो ऐड हुआ था कि कल पीएम मोदी ने ना सिर्फ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उन्होंने मुंबई मेट्रो की लाइन 3 का भी उद्घाटन किया। अब तो मुंबई में काफी मतलब समय हो गया आपको। ये मेट्रो लाइन जो 3 शुरू हो रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है मुंबई वासियों के लिए? और ये मेट्रो लाइन जो होगी ये ड्राइवर लेस होगी। इसमें जो कोचेज और सिग्नलिंग का काम किया है वो बीईएमएल ने किया है, एल्स्टॉम ने किया है। एल्स्टॉम इंडिया तो अब लिस्टेड नहीं है, लेकिन उनकी जो दूसरी कंपनी है जी वर्नोवा, क्योंकि एल्स्टॉम को 2015-16 में जी ने खरीद लिया था, तो वो एल्स्टॉम इंडिया तो डिलिस्ट हो गई थी, लेकिन जी वर्नोवा जैसी कंपनियां जिनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट से, लेकिन ऐसी कंपनियों पर कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, और बीईएमएल जैसी कंपनी पर कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट? नहीं होगा, देखिए बीएमएल तो मेट्रो का थोड़ा काम करती है, प्लस टिटागर वैगन भी मेट्रोस के लिए कोचेस बनाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए जितना ज्यादा मेट्रो का प्रेजेंस इंडिया सिटीज में बढ़ेगा, उसका फायदा तो डेफिनेटली इन कंपनीज को मिलना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है कि जो ट्रैफिक ग्रोथ है वो मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक पॉजिटिवली इन स्टॉक्स पे प्ले आउट करने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, कितना अर्निंग्स पे कितना प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा वो हम कभी कह नहीं पाएंगे। बट डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बढ़ता है, रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए भी अच्छे मौके बनते हैं जहाँ पे ग्रोथ होता है। तो आई थिंक ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेनिफिट होगा, लेकिन जो अदर इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी अच्छी बात होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सिटी में इंप्रूव होता है तो दूसरे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बेनिफिट उनको मिलेंगे। हम्म। सर, रेलवे कंपनियां ये चली नहीं है काफी लंबे समय तक। आपने दूसरी कुछ एक आईआरएफसी जैसी कुछ कंपनियों के नाम लिए। कोई रेलवे काउंटर है जो कि लगता है कि यहाँ से अब चलने के लिए तैयार है? क्योंकि बहुत सारा एक पेन इन सभी कंपनियों ने देखा है, या अभी ये पेन में ही रहेंगी सारी रेलवे कंपनियां? देखिए रेलवे में तो मुझे लगता है कि बहुत सारा पोटेंशियल है। हम कल परसों किसी रेलवे कंपनी के मैनेजमेंट को मिल रहे थे, तो बहुत काम है। और इनफैक्ट रेलवेज अगले 3 या 4 साल के लिए बहुत तेजी से जिस प्रकार से रोलिंग स्टॉक प्लेटफॉर्म्स दूसरे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि वैगन कंपनियां हो, कंपोनेंट कंपनियां हो, जो कंपनीज बेसिकली पार्ट्स भी सप्लाई करते हैं, यानी अंडर कैरेज यानी चैसी पार्ट सप्लाई करते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज को बिजनेस मिलेगा। तो यहाँ पे टेक्समैको रेल आई थिंक जो लिस्टेड स्पेस में है यहाँ पे फोकस करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। करीबन 4,500-5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, नंबर्स भी इनके काफी अच्छे आने की उम्मीद है। और प्लस आने वाले फरवरी में होपफुली वैगन का नया ऑर्डर गवर्नमेंट देने वाली है। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि टेक्समैको काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। हालांकि देखिए यहाँ पे टिटागर और जुपिटर वैगन्स भी है, बट टेक्समैको जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं हमको लगता है काफी अट्रैक्टिव है। निवेशकों को अगर कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम लेके काम करना है तो ये काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। हम्म।
अविनाश सर, अब चूंकि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि नतीजों का सीजन ही मार्केट को थोड़ा सा अगले 10-15 दिन के लिए मतलब घेर कर रखेगा, क्योंकि आईटी के नतीजे आएंगे। आईटी के नतीजों से टीसीएस के नतीजे, टाटा एल्क्साई के नतीजे आ जा रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा एक सेंटीमेंट क्रिएट होगा। उसके बाद फिर 15-16 तारीख में इंफोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे, एचसीएल के नतीजे आ जाएंगे। तो एक आईटी इंडेक्स को दिशा या दशा मिल जाएगी कि कहाँ जाना है उनको। उसी के साथ फिर जब उनके रिजल्ट्स का एक आगाज खत्म होगा तो फिर बैंकिंग शुरू हो जाएगा। 15 तारीख से एक्सिस बैंक के नतीजे होंगे। फिर 18-19 तारीख तक ज्यादातर जो बड़े बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और जो आईसीआईसीआई बैंक है, इन सब के नतीजे इस डेट में आते हुए दिखाई देंगे। क्या लग रहा है सर, बैंक निफ्टी वर्सेस आईटी निफ्टी, अगर किसी को पोजीशन बनानी हो तो इन दोनों में से कौन सा इंडेक्स चुने, फिर कौन से शेयर चुने? बैंक निफ्टी तो इंडेक्स के बारे में तो मैं थोड़ा सा लिमिटेड नॉलेज रखता हूँ, लेकिन स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा विकल्प लग रहा है। और अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो कैनरा बैंक एक बहुत अच्छा विकल्प है। कैनरा बैंक का तो अभी कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड का आईपीओ भी आ रहा है, प्लस इनकी इंश्योरेंस सब्सिडी है उसका भी आईपीओ आ रहा है, प्लस उनकी जो हाउसिंग सब्सिडी है कैनफिन होम्स वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 140 145 का टारगेट प्राइस कैनरा बैंक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात आईसीआईसीआई बैंक, तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के नंबर भी काफी दमदार आएंगे। स्टॉक थोड़ा सा पिटा हुआ है, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छी खासी बढ़त 1450 1500 का भी टारगेट पॉसिबल है। तो देखिए, ये बैंकिंग में ये दो सेक्टर्स पे मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के पहले भी अगर कोई प्ले करना चाहता है तो इसमें अच्छी बढ़त मिलेगी, लेकिन पोजिशनल व्यू भी अगर कहें तो मीडियम टर्म व्यू दोनों बैंक्स के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। अविनाश सर, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग और आईटी, आपके कोई पसंदीदा शेयर, क्योंकि आप जनरली मिड कैप स्मॉल कैप को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं सर? देखिए विवेक, दो स्टॉक्स जो हमने अभी हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड किया है, एक तो बेसिकली इंडियन होटल्स है, जो मुझे लगता है कि पहले भी आपके शो पे हमने कहा है, लेकिन बिल्कुल। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है मुझे लगता है कि ये रिजल्ट्स के बाद अच्छा री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है। प्लस अक्टूबर टू मार्च तो इनका बिजी सीजन होता है, तो करीबन 850-900 रुपए का टारगेट अगले 8 से 12 महीने के लिए इंडियन होटल्स के लिए। और एक दूसरी कैपिटल गुड्स कंपनी है जो ज्यादा चर्चे में नहीं होती लेकिन बहुत वेल मैनेज्ड है, उस कंपनी का नाम है राजू इंजीनियर्स। देखिए, ये एक्सट्रूजन मशीनरी में नंबर वन प्लेयर है। पिछले साल करीबन 250 करोड़ पे 38 करोड़ का प्रॉफिट किया था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और 450 करोड़ की ऑर्डर बुक अभी इनके पास है, और एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो चुका है जो शायद काफी लोगों ने मिस किया है। इन्होंने एक कंपनी खरीदी है जिसका नाम है कोयली कोयली प्रिंटर्स एंड मशीन लिमिटेड। इसके बाद ये मर्जर होगा क्योंकि 60% इन्होंने अभी खरीदा है। तो ये कंपनी का नंबर भी बहुत तगड़ा है। इनफैक्ट हमको लगता है कि ये साल, दैट इज FY 26 के लिए प्रॉफिट करीबन 60 करोड़ का आएगा। तो डबल हो सकता है प्रॉफिट वंस द कंसोलिडेशन इज ओवर। तो करीबन 82 का भाव चल रहा है। मुझे लगता है कि करीबन 105 110 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक छोटी पोजीशन जरूर बनाए। इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा आपको अगले 6-12 महीने में मिल सकता है। तो राजू इंजीनियर्स और इंडियन होटल, एक बार चार्ट देख लेते हैं। इंडियन होटल से पहले एक बार देख लेते हैं। अविनाश सर, मैं इंडियन होटल पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, क्योंकि आपने चूंकि इस पर अच्छी खासी पढ़ाई की और काफी महीनों से आप इसको ट्रैक कर रहे हैं। आपने एक दो बार हमारे शोज पर रिकमेंड भी किया है, रिमेम्बर। और सर, लास्ट टाइम जब आपने रिकमेंड किया था तो आई थिंक आपने तो लॉन्ग टर्म, थोड़ा मिड टर्म बोला था, वो शॉर्ट टर्म में टारगेट हिट कर गया था। फिर मुझे नेक्स्ट वीक आपसे बात भी करनी पड़ी थी इस चीज को लेकर। सर, आप बताएं कि इंडियन होटल में अब ऐसा क्या ट्रिगर है सर? क्या टूरिस्ट अराइवल इतना ज्यादा है, या इनके एवरेज रूम रेंट, ऑक्यूपेंसी लेवल इतना अच्छा चल रहा है कि ये यहां से भी अभी और रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे? नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो क्लियरली ऐसा है कि रूम एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए, इन्होंने क्लियरली कहा है कि अभी तो ऑलरेडी नंबर वन पोजीशन पे है, बट बजट होटल्स और पिलग्रिमेज का जो सेगमेंट है वहां पे वो तेजी से अभी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि देखिए, इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रीमियम होटल्स में इनका नंबर वन नाम आता है। तो एवरेज रूम रेंटल्स भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। और अनुमान है कि देखिए, जो टूरिस्ट अराइवल्स है वो इंडिया में अभी भी फ्लो काफी पॉजिटिव है। सेकंड हाफ में हमारा मानना है कि पिछले साल के हिसाब से कम 10 से 12% का ज्यादा ट्रैफिक ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है, और उसका फायदा जरूर इंडियन होटल्स को मिलेगा। तो ट्रिगर पॉइंट तो वही है कि जो बजट होटल्स है और जो पिलग्रिमेज होटल्स है वहां पे इनका एक्सपेंशन होता है। तो इनको मेरे ख्याल से मार्केट्स में अपनी ज्योग्राफिकल रीच बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिलेगा, और डेफिनेटली प्रीमियराइजेशन से उनके रूम रेंटल्स तो आगे भी बढ़ेंगे। तो ये बेसिकली ट्रिगर पॉइंट्स है, और नंबर्स के हिसाब से मुझे लगता है कि इस साल
करीबन 2,500 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, जो पिछले साल करीबन 2,000 करोड़ था। तो काफी वेल मैनेज्ड ग्रुप है और डेफिनेटली इसमें अच्छी बढ़त आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, ठीक है सर। तो इंडियन होटल पे ही मैं थोड़ा जानना चाहता था आपसे डीप में, और राजू इंजीनियर के बारे में आपने ऑलरेडी बता दिया। थैंक यू सो मच अविनाश सर, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए और आपने दो शेयर बताए प्लस अपना व्यू दिया ऑन ऑल द न्यूज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग। मानस सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड मॉर्निंग सर। मानस सर, ये बताएं कि इस समय इंडेक्स पर क्या मूव आपको दिख रहा है सर? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी और आईटी निफ्टी ने हमने देखा कि 2-3 दिन में पूरा जो मार्केट को अगर कुछ भी दिशा दे पाया तो थोड़ा आईटी निफ्टी दे पाया। परसों तक बैंक निफ्टी ने कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन कल से थोड़ा सा बैंक निफ्टी नीचे आया और आज भी बिल्कुल फ्लैटिश चल रहा है, मतलब कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। आईटी निफ्टी जरूर 100 पॉइंट के ऊपर है, लेकिन 2-3 दिन का मोमेंटम साथ है। टीसीएस के नतीजे आज किस तरह से प्ले करें इंडेक्स पर तीनों में? तो देखिए, पहले निफ्टी की अगर बात करें तो मेरा समझना ये है कि जब तक 24,975 जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि केवल एक कंसोलिडेशन है। बहुत ही जल्द हम ब्रेकआउट देखेंगे और निफ्टी बहुत ही जल्द 25,400 से लेकर 25,450 की रेंज में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी भी अगर एक ट्रेड लेना हो तो मेरा समझना है कि 24,975 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशन ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप अपने टारगेट 25,300 और 25,425 या 25,450 के सेट करके चल सकते हैं। और देखिए, कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी देखिए तो 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अगर आपको याद हो तो उससे पहले 6-7 दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और मेरा समझना है कि आने वाले समय में भी यहां पर आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट है उसके टारगेट बड़े आते हैं, करीब करीब 58,000 से लेकर 58,500 की रेंज में। तो यहां से भी करीब करीब 2,000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। ये करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है पोजिशन ट्रेड लेने के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 55,400 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। आई थिंक 57,400 तक के कम से कम टारगेट आप बैंक निफ्टी में सेट कर सकते हैं पोजिशनली। आपने बात की निफ्टी आईटी आईटी इंडेक्स की। देखिए, ये सही है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 3-4 दिनों में अच्छा परफॉर्म किया है। वीकली चार्ट अच्छे बन रहे हैं। अगर आपको वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखेगा, लेकिन ठीक है, अभी भी कल का दिन बाकी है। लेकिन क्योंकि 20 और 10 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 36,500 तक के टारगेट आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक 34,750 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, यहां पर भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी।